हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो आज की इस क्लास में एक छोटा सा फुल पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि आपके शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस क्लास में 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, हमारे पास केवल 7 से 8 दिनों का समय बाकी है। इन्हीं 7 से 8 दिन के बाद आप सभी का पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपका जो शिफ्ट है वो अच्छा जाए, आपका स्कोर अच्छा बने। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का पेपर इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात है कि जो एमटीएस हवलदार के जिस टॉपिक से हमेशा सवाल इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हीं टॉपिक के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जो शाम को 7 बजे क्लास कर रहे हैं, वो एक तरह से समझिए कि पूरे पेपर का हल देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जो आपके रियल पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, जो इर्द गिर्द सवाल घूमते हैं आपके पेपर में ना, उन्हीं टॉपिक के सवाल हम लोग लगातार शाम को 7 बजे कर और कम समय में हम वही सवाल को तैयार कर रहे हैं जो कि हमारे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। लगभग 100% चांस बना हुआ कि ये सवाल आपके पेपर में बन सकता है, आ सकता है। वही टॉपिक के सवाल डेली क्लास में हम लोग शाम को 7 बजे कर रहे हैं। तो आज का ये भी क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन्हीं 4 टॉपिक से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए डेली क्लास एक सुबह 8 बजे हो रही है और एक शाम 7 बजे हो रही है। तो आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को पूरा देखिए और पूरे पेपर का हल खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। ये क्लास मुश्किल से 20 से 25 मिनट का रहने वाले हैं। ओके, इन्हीं 20 से 25 मिनट में आपके शिफ्ट के लिए लगभग 5 से 6 सवाल तैयार होने वाले हैं इसी क्लास से। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? बताएंगे, रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो ये मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है रतवई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? बताइए, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? बताइए, एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये वायलिन के वादक हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर किस भारत में मनाया जाता है, यानी किस दिशा के भारत में मनाया जाता है? जो 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल है, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये दक्षिण भारत तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? बताइए, 110 मीटर बाधा दौड़ में जो फ्लाइटों की संख्या होती है वो कितनी होती है? बताएंगे आप सभी। तो 10 होती हैं भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरुंधति राय द्वारा पुस्तक लिखी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? बताइए, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बीनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, बीनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? ललिता कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष में ललिता कला अकादमी की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में जो आप सभी का मेन सब्जेक्ट है, जिससे आप सभी का रिजल्ट बनने वाला है, जिससे आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे एक ही टेस्ट में, ये पूरे 20 टेस्ट के माध्यम से। और इंग्लिश के में आप सभी को भी पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं 20 टेस्ट के माध्यम से। यानी आपने यदि ये पूरा 40 टेस्ट और ये पूरा 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझिए कि आप सभी का एमटीएस और हवलदार का सभी शिफ्ट की तैयारी बहुत ही शानदार लेवल की होने वाली है। हर एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन इस टेस्ट में रखा गया भाई। तो आप सभी को अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार इस टेस्ट यानी 1000 क्वेश्चन को देखना ही देखना है, सारे सवालों को तैयार करना है। यदि आपको अपने शिफ्ट को क्रैक करना है, अपने शिफ्ट को में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो ये टेस्ट हमने आपके लिए भाई मात्र 50 रुपीज़ में कर दिया है। 50 रुपीज़ में आपको ये पूरे टोटल 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक टॉपिक का क्वेश्चन इस टेस्ट में रखा गया है। तो साथ ही आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, तुरंत आपको टीम ये टेस्ट प्रोवाइड करेगी। केवल मैसेज आपको कर देना है कि हमें एसएससी एमटीएस का टेस्ट चाहिए था, तो तुरंत टीम आपको प्रोवाइड करे, आगे का प्रोसेस बताएगी। ठीक है, तो जरूर से अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट के सारे 1000 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की थी? बताइए, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में शामिल कर लिया गया था? बताइए, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में शामिल किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? बताइए, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक शासक था उस समय। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? बताएंगे आप सभी। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? आप जानते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, जो कि 1938 में, इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे, और 1939 के त्रिपुरा के भी अध्यक्ष कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस थे। तो पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं? तो पूरे 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में क्या होती है भाई? भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में क्या क्या होती है भाई? यानी वायु दाब में वृद्धि होती है या कमी होती है, या तापमान में कमी होती है, या भारी वर्षा होती है? बताइए क्या होती है भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में? याद रखिएगा, वायु दाब में कमी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहां से अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, अच्छी तरीके से। देखिए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। तो साथ में यहाँ पे सेंटेंस दिया है और इसमें कुछ एरर है, उसी एरर को बताना है। देखिए सेंटेंस को पढ़ा जाए पहले। द फॉर्म कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द टाइगर अटैक्ड। यानी जब बाघ ने हमला किया तो मवेशी खेत में क्या कर रहे थे? चर रहे थे भाई। अब साथ ही पहले आपको ये चेक करना है कि कैटल क्या है, एक वचन है या कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। कैटल आप जानते हैं कि क्या होता है? बहुवचन होता है, यानी प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इज का प्रयोग हुआ है, यानी यही आपका क्या है भाई? रॉन्ग है, एरर है। यानी क्या होना चाहिए यहाँ पे? द फॉर्म कैटल आर ग्रेजिंग होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई कैटल जो है एक प्लूरल है, प्लूरल के स्थान पे क्या आएगा? आर आएगा। सिंगल फॉर्म तो नहीं आएगा, इज ग्रेजिंग तो नहीं आएगा। ध्यान है कि इज ग्रेजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसकी जगह आर ग्रेजिंग होना चाहिए, क्योंकि कैटल एक प्रकार का बहुवचन है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जब भूत का लगा तो इसमें वर ग्रेजिंग होगा भाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा रॉन्ग है भाई? कौन सा एरर है? इज ग्रेजिंग एरर है भाई। क्या होना चाहिए? आर ग्रेजिंग होना चाहिए।
इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। पर्यायवाची शब्द बताइए ब्लंट का, सभी बताएंगे। ब्लंट का मतलब क्या होता है? तेज होता है, शीघ्र। कुंद भी बोल सकते हैं आप, क्या कुंद भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं तेज। तो इसका समान वाला शब्द बताइए। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? असंवेदनशील होता है। क्या होता है? असंवेदनशील होता है भाई। इनसेंसिटिव का मतलब। एडवेंचरस का मतलब आप जानते हैं कि जो साहसी होते हैं भाई, एडवेंचरस करते हैं वो बहुत, यानी साहसी बोलेंगे। राउडी मतलब क्या होता है? जो उग्र होता है, बहुत ही राउडी मैन, यानी उग्र, बहुत खतरनाक। लैक्टफुल का मतलब जो स्वादिष्ट होते हैं। लैक्टफुल का मतलब क्या होता है भाई? स्वादिष्ट होते हैं। जैसे ब्लंट का मतलब तेज, कुंद, या आप बोलते हैं शार्प। तो इसका समान वाला शब्द क्या होगा? असंवेदनशील होगा। यानी पहला ऑप्शन आपका ब्लंट का सिनोनिम्स क्या होगा? इनसेंसिटिव होगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। बताइए इस सेंटेंस में कहाँ भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज हुआ है प्रेपोजिशन का? सभी बताएंगे। देखिए, रितु स्लेप्ट ऑल इनटू द हिस्ट्री क्लास, नहीं भाई। रितु स्लेप्ट ऑल इन द हिस्ट्री क्लास, इसमें भी नहीं यूज हुआ। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा भाई। रितु स्लेप्ट ऑल ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, नहीं भाई। रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, यानी जो रितु है स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, इसके माध्यम से यह दर्शाया गया है कि रितु जो है ना, रितु इतिहास की कक्षा के पूरे समय सोती रही के माध्यम से, यानी थ्रू द हिस्ट्री क्लास, यानी रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, यानी इसके माध्यम से यही दर्शाया जा रहा है कि इस सेंटेंस में रितु इतिहास की कक्षा के पूरे समय भाई सोती ही रही, और कक्षा को पढ़ाने में लगने वाले समय को पार कर गई। जो कक्षा को पढ़ाने में टीचर ने समय लिया था उसको पार कर गई, तब पर भी वो सोती ही रही। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? यही आपका क्या है? बिल्कुल परफेक्ट प्रेपोजिशन की यूज हुआ है। यदि हम मेरे दोस्त देखें कि रितु स्लेप्ट ऑल इनटू द हिस्ट्री क्लास का मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका अर्थ है कि रितु सोते हुए किसी तरह कक्षा में आ गए भाई। इसका मतलब ये है पहले सेंटेंस के माध्यम से। रितु स्लेप्ट ऑल इनटू द हिस्ट्री क्लास मतलब कि इसका जो अर्थ है कि रितु सोते हुए भी किसी तरह कक्षा में आ गई। दूसरे का सेंटेंस पढ़िए। रितु स्लेप्ट ऑल इन द हिस्ट्री क्लास मतलब कि जो कि रितु सोते समय कक्षा के भीतर ही थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह कक्षा के दौरान सोती रही। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इस सवाल का जो है डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। रितु स्लेप्ट ऑल ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, सेम यही है कि रितु समय कक्षा में भीतर ही थी, लेकिन इसका जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह कक्षा के दौरान सोती रही या कुछ भी करती रही। लेकिन डी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द आर्टिस्ट यूनिक एडेड अ टच ऑफ इंडिविजुअलिटी टू द पेंटिंग। बताएंगे आप सभी इस सेंटेंस में कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है भाई? सभी बताएंगे। इंडिविजुअलिटी इनकरेक्ट स्पेल है भाई। स्पेलिंग क्या होता है? जो इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या होता है भाई? व्यक्तित्व होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तित्व होते हैं। उसके बाद आपका विशेषता कुछ होते हैं, विशेषता होते हैं। ठीक, लेकिन इंडिविजुअलिटी का स्पेलिंग चेक करिए, गलत दिया होगा इसमें। सही क्या होता है भाई? INDIVIDIUALITY होता है। स्पेलिंग तो सही दिया है क्या भाई? INDIVIDIUALITY भाई स्पेलिंग तो सही दिया भाई। इंडिविजुअलिटी एक आपका क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। INDIVISUAL होता है। ठीक है, ये आपका स्पेलिंग परफेक्ट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें कौन सा भाई? बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, इंडिविजुअल। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिएगा भाई। इंडिविजुअलिटी का डी नहीं होता भाई, इंडिविजुअलिटी ये होता है भाई स्पेलिंग। ठीक है, चेक करिएगा, ये आपका स्पेलिंग होता है, ये नहीं होता, DI नहीं होता भाई इंडिविजुअलिटी में। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा?
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनिमिटी का विलोम शब्द बताइए। एनिमिटी का मतलब जानते क्या होता है? शत्रुता होता है। क्या होता है भाई? शत्रुता होता है। इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? होस्टिलिटी। मतलब कि इसका तो भाई ये पर्यायवाची है, इसके माने भी क्या होता है? शत्रुता ही होता है। यानी एनिमिटी का जो सिनोनिम्स होगा वो हॉस्टिलिटी हो जाएगा। मैलिग्निटी का मतलब क्या होता है? मैलिग्निटी का मतलब होता है दुर्भावना। क्या होता है भाई? दुर्भावना होता है। ठीक है। और फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है? मित्रता। जिस प्रकार से एनिमिटी का मतलब शत्रुता, तो इसका उल्टा क्या होगा? मित्रता हो जाएगा, नहीं फ्रेंडशिप हो जाएगा। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? एंटीपैथी जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? उसे विरोध बोलते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एप्पल ऑफ वंस आई। बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? जैसे एप्पल ऑफ वंस आई मतलब कि किसी ऐसी चीज या व्यक्ति को संदर्भित करता है जो कि किसी के लिए बहुत प्रिय और अनमोल हो। जैसे आपका कोई भी चीज बहुत अनमोल होगा, बहुत प्रिय होगा, तो उसको इडियम के रूप में क्या बोलेंगे? एप्पल्स ऑफ वन आई, यानी वेरी प्रीसियस। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। द लाउड थंडर, द चिल्ड्रेन मेकिंग देम क्राई। बताएंगे इसमें क्या होगा? द लाउड थंडर, द चिल्ड्रेन मेकिंग देम क्राई। तेज गड़गड़ाहट ने बच्चों को रुला दिया। यानी द लाउड थंडर फ्राइटनेड होगा भाई। द लाउड थंडर फ्राइटनेड द चिल्ड्रेन मेकिंग देम क्राई। अब फैंसीड का मतलब जानते क्या होता है? कल्पना होता है। कल्पना तो इसमें नहीं होगा फिल। फास्टनेट का मतलब क्या होता है? बधे हुए जो होते हैं, ये भी नहीं होगा। फेंटेड का मतलब क्या होता है? बेहोश, जो बेहोश होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फेंटेड। फ्राइटनेड का मतलब भयभीत, यानी जो लाउड थंडर हुआ था बच्चों को क्या किया है? डरा दिया, रुला दिया तेज गड़गड़ाहट ने। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फ्राइटनेड का मतलब होता है भयभीत। ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई ग्रैंड पेरेंट लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस द कंट्री साइड। इसमें क्या फील होगा भाई? यानी जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? ब्यूटीफुल हाउस, वो भी कंट्री साइड के बाहर, यानी देश के बाहर है। यानी इसमें फिल क्या होगा भाई? मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का फिल करिए। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस इन द कंट्री साइड होगा भाई, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि a प्लस बी का 4% a माइनस बी के 28% के बराबर है तो a अनुपात b ज्ञात करिए। तो दोस्त मेरे a प्लस बी इंटू 4% जो है वो a माइनस बी के 28% बराबर है। यानी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है। 4 एक कम 4, 4 से 28 ये कट जाएगा भाई। यानी यहाँ से a प्लस बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a प्लस बी आएगा खाली, और यहाँ से a माइनस बी का मल्टीप्लाई 7 में करें तो 7a माइनस 7b आ आएगा। ठीक है, बेसिक फंडा है ये भी। फिर उसके बाद a को एक तरफ किया जाए, b को एक तरफ किया जाए। ठीक, यहाँ से किसी प्रकार का डाउट आप सभी को बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग a को इधर करेंगे तो a प्लस है तो यहाँ से 7a है, तो यहाँ से क्या है भाई? माइनस में हो जाएगा भाई। पहले b को करते हैं, b हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जस्ट देखिए b है, b प्लस माइनस 7b इधर आ गया तो क्या कर देगा भाई? प्लस 7b हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ पे देखिए 7a है और ये प्लस में इधर है, लेफ्ट साइड में प्लस a है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा। अब देखिए ये इधर से 8b हो जा रहा है और यहाँ से 6a हो जा रहा है ना। अब हमें इसे रेशियो में बनाना पड़ेगा। क्या बना है हमारा? 8b बराबर 6a आया है। चेक करते रहेगा, 8b बराबर 6a है ना। 8b बराबर 6a, तो इसको यदि हम b बाई ए के फॉर्म में ले आए तो 6/8 होगा भाई। ये तो आप सभी को मालूम होगा। 2 तेई 6 2 चौकाट। पूछा किसका? 1 और b का अनुपात पूछा है। a अनुपात b में करेंगे तो a का अनुपात 4 है और b का अनुपात 3 है, यानी 4:3 में आएगा, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सभी क्लियर हुआ? ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ देखिए एक बार फिर से समझिएगा। a प्लस बी का
का मतलब गुणा होता है, 4% जो है वो a माइनस बी के 28% के बराबर है। अब जानते हैं 28% के बराबर है। अब जानते हैं जब भी बराबर बराबर रहता है तो जो भी बराबर रहता है उसको हम काट लेते हैं। जैसे देखिए परसेंटेज है तो परसेंटेज को काट लिया जाए, 4 एकम 4, 4 से 28, ये कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a प्लस बी आएगा भाई, बराबर a माइनस बी का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7a आ जाएगा, और यहाँ से 7 माइनस 7 भी हो जाएगा। अब b को एक तरफ किया जाए, a को एक तरफ किया जाए, तो इधर से देखिए b है, यहाँ से इधर करेंगे -7b को, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7b हो जाएगा, बराबर यहाँ से 7a है। अब यहाँ से देखिए प्लस a है तो उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, यहाँ से 8b हो जाएगा, यहाँ से 6a हो जाएगा। अब पूछा किसका, a b का पूछा है, a b का पूछा है तो 8b देखिए 6a बना हमारा, ठीक है, 8b 6a बना है ना, 8b 6a। यहाँ से हम लोग यदि b बाई a के फॉर्म में ले आए तो 6/8 होएगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। पूछा किसका भाई, a अनुपात b का। a देखिए आपका 4 हुआ है और b आपका 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा 4:3 में, जो कि सी ऑप्शन इस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। 30 छात्रों की एक परीक्षा में शामिल हुई, 12 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है वो 80 है और शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, तो कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना होगा, सॉल्व करिए। जैसे 30 छात्रों की क्लास है, ठीक है, एक कक्षा है, तो स्टार्टिंग के 12 छात्रों का औसत जो है वो 80 है, यानी 12/96 के बराबर हो जाएगा। और जो शेष छात्र यानी 30 में से तो 12 छात्रों का औसत 80 होगा, यानी बचे कितने, 18 बचेंगे भाई, क्योंकि 12 का तो औसत 80 है, फिर शेष छात्र कितने बचे, 18 बचेंगे ना भाई। 18 की जो औसत है वो कितना, 70 है, यानी 18 सत्ते 126, यानी 1260 हो जाएगा। अब आप सभी को जो कक्षा का औसत प्राप्तांक है वो कितना होगा, सवाल को हल करके बताइएगा। 1260 960 कितना हो जाएगा भाई, 12 और 21 21, यानी 2220 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर यहाँ से आप सभी का 2220 आ जाएगा। औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, सभी को जोड़ लेते हैं और टोटल जितने छात्र उससे भाग कराते हैं, यानी 2220 बटे यदि हम 30 छात्रों से भाग कराते तो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग आपको 222 में देना है, कितने बार में जाएगा, 3 से 21, 1 3 बार, यानी 74, यानी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक है वो 74 नंबर का है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सभी को समझ में आया कैसे सवाल हल हुआ है भाई। ये जैसे 30 छात्रों की कक्षा में एक परीक्षा में शामिल हुई, 30 छात्रों की कक्षा एक परीक्षा में शामिल हो रही है, 12 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक वो 80, तो 12 × 80 हो जाएगा 960, और शेष छात्रों का जो औसत वो प्राप्तांक 70 है, तो शेष कितने बनेंगे भाई, 30 में से 12 को तो ऑलरेडी 80 मिल रहा है, अब उस 30 में से 12 को तो मिला, अब कितने बचे, 18 बचेंगे, तो 18 का मल्टीप्लाई 70 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1260। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ लेंगे, यानी 960 प्लस 1260 को जोड़ेंगे तो 2220 आएगा। अब जब टोटल 2220 में हम 30 का भाग कराएंगे तो 74 आएगा, यानी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक कितना है वो 74 नंबर का है, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना होता है, सबसे अधिक नंबर में जो कि 2500, रेट हमेशा परसेंटेज में, टाइम आपका 5 वर्ष बटे में 100, दोनों जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 100 पंजे 500, यानी इस सवाल का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, 500 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए। 10 22 46 94 190 क्वेश्चन मार्क, सॉल्व करिए। सीरीज का सवाल है भाई, 10 22 46 94 190 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, 10 से 22, यानी 10 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 से 46, 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 में 2 जोड़ेंगे 46, 46 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 92, 92 में 2 जोड़ेंगे 94, 94 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 188, 188 में 2 जोड़ेंगे तो 190, यानी इसमें क्या करा भाई, 2 का गुणा करा फिर प्लस 2 करा, यानी 190 में पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर प्लस 2 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। 190 दूना कितना था भाई, 380, 380 में 2 जोड़ेंगे 382, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन
पहले 2 का मल्टीप्लाई करिए फिर 2 जोड़िए, तब आपका आंसर आएगा। यानी 190 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 तो 382 आएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित कोड भाषा में ब्राइट का कोड 371562 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और गर्थ को 653782 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। ब्राइट में बी के लिए कोड क्या होगा। तो दोस्त मेरे बी का कोड पूछा है ब्राइट में, यानी हमारा कोड इसी मिलेगा भाई, या तो 371562 होगा, हमारा आंसर इसमें तो होगा नहीं भाई, यानी हमारा आंसर जो बी का कोड पूछा है ये 653782 में नहीं होगा भाई। तो दोस्त मेरे 8 को काट दीजिए, 2 को काट दीजिए, 7 को काट दीजिए, क्योंकि भाई देखिए ये 8 2 7 इसमें है, गर्थ वाले में देखिए 7 भी है, 2 भी है और 8 भी है। अब हमारा आंसर तो इसी में आएगा ना, ब्राइटर वाले में आंसर आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 2 आएगा। बच रहा कौन, 1 बच रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए 1 किसी में नहीं होगा भाई, केवल आपका ब्राइट वाले में होगा, पहले वाले में होगा, इसमें नहीं होगा। चेक करिए आप लोग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस राइट आंसर है। जैसे बी वाला हम चेक करते हैं, यानी कॉमन हम चेक करते हैं, पहले जब सिंगल पूछता था हम कॉमन चेक करते हैं बी, लेकिन बी देखिए केवल ब्राइट में, गर्थ में दिया नहीं है, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा इसी ब्राइट में मिलेगा 371562 में, इसमें एक भी नंबर नहीं होगा। देखिए जो नंबर इसमें भी है हम क्या करें, एलिमिनेट करते हैं ना भाई, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर एलिमिनेट करते हैं। 8 देखिए इसमें है तो आंसर नहीं हो सकता, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 7 इसमें है तो ग्रथ में भी है, बच रहा कौन, 1 बच रहा, तो ये हमारा आंसर है बी का कोड 1। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। EMU DNT COS BPR क्वेश्चन मार्क, बताइए। तो दोस्त मेरे हमने आपको क्या बताया, आप सभी को केवल पहले अक्षर का कोड निकालना है। देखिए EDCB, E5 D4 C3 B तो घट रहा है, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए से हमारा आंसर में, यानी ये हमारा बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अब दूसर का भी चेक कर लिया, आपका क्यों आ जाएगा, तीसर का भी चेक कर लिया क्यों आ जाएगा। हमने आपको क्या बताया, जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सभी को पहले अक्षर का रिलेशन चेक करना है, आपका पूरी तरीके से सॉल्व हल हो जाएगा, जिस तरह से ये सॉल्व हल हुआ है। ठीक है, तो साथियों फाइनली आपका पूरा 30 क्वेश्चन पूरे पेपर का जो कि आपके शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है समाप्त हो चुका है। तो अब बताइए कि आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेली क्लास लग रही है सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। ठीक है, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। समय बहुत कम है, जो मैंने टेस्ट आपको प्रोवाइड किया उसको आप जरूर लीजिएगा अच्छी तरीके से, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, वो टेस्ट आपको टीम अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।